everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. So आज जो हमें कवर करना है, there is a list in front of you that I'll talk about. उससे पहले I wish everybody a very happy Independence Day. तो इसी जोश के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं एंड इस लिस्ट के बारे में बता देती हूँ जो हमें आज कवर करना है. तो सबसे पहले तो देयर इज अ टर्म प्ले दैट इज बुबोनिक प्ले. क्या है, क्यों न्यूज़ में है, क्या सिम्टम होता है, क्या ट्रीटमेंट है, एंड विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. तो ये देखेंगे, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन यू हैव टम्पारा लेक. अब ये लेक कहाँ पर है, ये भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ये स्कीम न्यूज़ में है लेकिन कल इस पे एडिटोरियल आया था, तो मैं आपको वो एडिटोरियल भी दिखाऊंगी. एडिटोरियल में क्या था, तो ये चीज़ ऐसी हो गई जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों से इम्पॉर्टेंट है और इस पे एडिटोरियल भी आ गया है. तो ऐसी क्यों, मतलब क्यों ये पीएम उषा स्कीम न्यूज़ के अंदर है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही देखोगे. तो इसको दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, राइट. इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेंगे जब हम इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव, इसके फीचर्स, इसमें फंडिंग, ये सारी बातें होंगी. और एडिटोरियल में क्या कंसर्न है इसको लेके, तो विल टॉक अबाउट इट बोथ वेज, राइट. तो मेंस के पर्सपेक्टिव से अपार्ट फ्रॉम द एडिटोरियल जो और चीजें हैं वो भी कवर कर लेंगे. देन यू हैव माइक्रोप्लास्टिक. अब माइक्रोप्लास्टिक आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. क्यों माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल. देन एक रिवर पढ़ेंगे आज, नंदाकिनी रिवर कहाँ बहती है और बाकी सारी इससे एसोसिएटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके प्रीलिम्स के लिए काम आए वो. और मैं आपको कुछ नेशनल पार्क भी दिखाऊंगी जो आप मैप में आज लोकेट करोगे, वो इस रिवर के आसपास ही पड़ते हैं, राइट. सो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आप मैप ज़रूर देख लें. तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती ही जाएंगी. तो शुरू करने से पहले अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल. तो लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज दिस, जो एडिटोरियल मैं आपको बता रही थी जो आया रिगार्डिंग पीएम उषा दिस स्कीम ओनली. कंटेंशियस क्राइटेरिया. अब ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है, देखो. अब इसके रिगार्डिंग दो चीज़ें, या तो मैं आपको ये पहले एडिटोरियल बता दूं और फिर हम स्कीम डिस्कस करें, या फिर मैं आपको पहले स्कीम बता देती हूँ कि स्कीम क्या है, फिर उसके बाद जो इस एडिटोरियल में बातें हैं वो कवर करें. सो दिस वे वी विल गो एंड लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दी स्कीम. ये स्कीम क्या है, तो ये स्कीम जो है अभी क्या है ना, 14 इसी न्यूज़ पे ही एडिटोरियल भी आया है. 14 states and union territories which are yet to sign a crucial memorandum of understanding with the education ministry. MOU किस लिए है? It mandates the implementation of प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. अभी 14 states are yet to sign this MOU. तो why states are not signing, क्या उनके concerns हैं, ये एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल में मेंशन्ड है. हम थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, हम उस दायरे में रहेंगे कि हमें एक अच्छा मेंस का आंसर लिखना है, तो उस नज़रिए से हम आर्टिकल को देखेंगे. मैं पहले आपको इस स्कीम के बारे में बता देती हूँ. ये स्कीम जो है, इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड एज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. तो क्या है, देखो सिंपल सी बात ये है कि ये जो स्कीम है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. किस लिए है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के अंदर क्या होता है, मतलब स्टेट का शेयर, सेंटर का शेयर, राइट. सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वॉज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू फंड द स्टेट्स एंड यूटीज इंस्टीट्यूशंस. ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर है. ये स्कीम का विजन है कि आप हायर लेवल पे एक्सेस, इक्विटी और इंक्लूजन ये लेकर आओ, इस पे फोकस करो. सो द स्कीम फोकसेस ऑन इक्विटी इनिशिएटिव्स एंड जेंडर इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग एडुकेट अपॉर्चुनिटीज टू अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स, टू SC, ST, OBC, मतलब सब लोग स्पेशली एबल्ड, एटलीस्ट दे आर एबल टू गेट दैट हायर एजुकेशन. तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है अमंग द विमेन, माइनॉरिटीज, राइट. ये स्कीम है.
अब ये स्कीम में आगे भी और चीज़ें हैं, डेवलपिंग क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। हर कोई यही चाहता है कि आप जब चाहे कोई कहीं भी लर्निंग हो, आप आज भी पढ़ रहे हो तो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस क्वालिटी लर्निंग ही होनी चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी ये चीज़ें हों, सिंगल स्ट्रीम, मतलब यू वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू अपग्रेड द इंस्टीट्यूशंस। तभी तो जब हम एक्रीडिटेशन की बात करते हैं, एक्रीडिटेशन इज लाइक जैसे होता है ना 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, जब हम किसी को रेटिंग देते हैं, अब आप उसी रेटिंग के बेसिस पे ही उसी फूड रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, राइट? किसकी रेटिंग कैसी है, किसी का रिव्यू कैसा है। कल को आपने कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है तो आप पहले यही देखते हो कि उन्होंने अपने हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे हुए हैं एडुकेशन में या नहीं। इफ यस, तो वही एक्रेडिटेशन पुशेस द इंस्टीट्यूशन टू मीट दोज हाई स्टैंडर्ड्स, राइट? तभी तो पब्लिक का, आपने एडमिशन लेना है तो वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वहीं से ही बिल्ड होता है। टू इंश्योर ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन, देर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं हो बच्चे के बीच में और टीचर्स के बीच में, लाइब्रेरीज हो। इवन अभी तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में भी हम ये बात करते हैं कि आप अपने चॉइस बेस्ड कर सकते हो चीज़ों को। आप चाहो तो मतलब अपनी डिग्री किसी वजह से रुक गई तो उसको बाद में कंप्लीट कर लेना, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन दिस सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये स्कीम का पहला फेज जो है वो 2013 में लॉन्च हुआ था, 2013 में। सेकेंड फेज इसका लॉन्च हुआ 2018 के अंदर, राइट? In the light of this national education policy, the scheme has been launched as प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इस स्कीम का एम क्या है? 300 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंक्लूडिंग द स्टेट यूनिवर्सिटीज, द एफिलिएटेड कॉलेजेस, तो वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी को उस पर काम किया जाए। तो अगर मैं इसके ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स में आपको 3 चीज़ों में सम अप कर दूँ तो वो क्या है? नए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना, जो पुराने वाले हैं उनको एक्सपैंड और अपग्रेड करना, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना दैट आर सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, प्रोफेशनली मैनेज्ड, करेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च, हम बात ही करते हैं रिसर्च की। और फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा एडिटोरियल में जो कंसर्न है ना वो फंडिंग के ऊपर है। अब फंडिंग ऐसी है दैट द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो फंड फ्लो होता है फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट यूटीज बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। सो फंडिंग जो है टू द स्टेट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रेजल ऑफ दीज हायर एजुकेशन प्लान्स, राइट? अब यहां पर स्टेट्स ने कुछ कंसर्न रेज किया है। 14 स्टेट्स हैं कुछ दैट हैव नॉट येट साइंड द MOU, राइट? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू इम्प्रूव द एजुकेशन, और फिर उस एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट वांट्स टू गिव फंड्स फॉर द हायर एजुकेशन अंडर दिस प्रोग्राम। लेकिन इस स्कीम में कुछ कंसर्न्स ये हैं कि कुछ स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, दे हैव डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। देखो, अपने कंसर्न्स हैं। अब वो क्या है, देखो मैं वही बोल रही हूँ कि मैं आपको कुछ कंसर्न्स बता देती हूँ। जैसे स्टेट्स ने, इस आर्टिकल में मेंशन है, राइटर बता रहे हैं दैट स्टेट्स हैव स्ट्रांगली, कुछ स्टेट्स दे अपोज दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Tamil is even making their own plans for education. So people are asking to put education back under the control of individual states instead the central government. क्योंकि उनको ये लगता है कि there is a possible hidden agenda, the conditions to get the funding through this plan seem to be designed ताकि ये national education policy को they make it happen, चाहे अब national education policy में आप सहमत हो नहीं हो उससे, right? अब उसमें भी कंसर्न बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा एक लेवल और डीप जाऊं तो स्टेट्स हैव एक्सप्रेस द वरीज अबाउट दिस MOU बिकॉज इट रिक्वायर्स देम टू कवर 40%, 40% to 40% of the budget for PM Usha initiative. इस स्कीम का इट प्रोवाइड्स एन आउटले ऑफ 12,926 करोड़, कितने सालों के लिए? 2023-24 to 25-26, राइट? सो ये स्टेट्स को कुछ कंसर्न्स हैं। अब यहां पर एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के कुछ स्टैटिस्टिक्स
और क्या करंटली प्रॉब्लम्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फेस कर रहे हैं। ये इस एडिटोरियल में मेंशन नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेटिस्टिक्स ऐसे जैसे इंडिया के अंदर आप मान लो 40 करोड़ के आसपास टोटल एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, सॉरी 4 करोड़ 2 करोड़ बॉयज, 2 करोड़ फीमेल्स, राइट। देर आर अबाउट 422 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। सो ये एटलीस्ट ये थोड़े नंबर आपको पता होने चाहिए, कितना एनरोलमेंट फीमेल्स का है, कितना मेल्स का है, राइट। अब रही बात इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो क्या है, आप खुद सोचो। देखो हर चीज मैं बता दूं, और एक होता है रैशनल थिंकिंग। वो रैशनल थिंकिंग कैसे आती है? जब ये खुद से चलना लगता है। गलत बताओगे, सही बताओगे, कुछ तो बताओगे। आप अपना, जब तक आपकी सोच का दायरा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ स्पून फीडिंग पे रह जाओगे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पकड़ पाओगे। अपनी गलतियों को पकड़ना, उस पर काम करना, उसको स्ट्रेंथ में बदलना। पहले शुरू में ही हर किसी की स्ट्रेंथ नहीं होती है, पहले वीकनेस होती है जिसपे हम काम करते हैं और फिर वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी 5-6 पॉइंट्स हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये करंटली वी आर फेसिंग दीज मच प्रॉब्लम्स। बस सीधा सीधा पता चल गया, बात खत्म। खुद से सोचा, खुद से सोचते तो क्या पता 2 और पॉइंट्स आते, या क्या पता सारे के सारे पॉइंट्स ही गलत देते। लेकिन पता चलता है कि कैसे सोच रहे हो, फिर हम उस सोच में चेंजेस लाते, राइट। अब जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में क्या दिक्कतें हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, एंड रिसोर्सेज की दिक्कत है। देयर इज लेस एम्फोसिस ऑन रिसर्च, right? And there is limited access to socially economically disadvantaged areas. वहाँ पर there are fewer higher education institutions that teach in local languages. फिर उसके बाद higher education ecosystem भी fragmented है. There is less emphasis on the development of cognitive skills and learning outcomes, right? There is limited teacher and institutional autonomy. So these are the things जो आपको थोड़ा मालूम होनी चाहिए। मतलब एक टीचर के there are inadequate mechanisms also for career management. So these are the things that you have to talk about. Ineffective regulatory system. Large affiliated universities, they have low standards of undergraduate education. और PM Usha aims to address the gaps, the issues that are identified by National Education Policy. तो आप पहले ये challenges बता सकते हो, फिर आप बता सकते हो इस स्कीम का relevance क्या है। जब किसी की कोई दिक्कत पता होती है, उसके बाद जब हम बताते हैं कि ऐसे कर लो, है ना, तो फिर उस लगता है कि हाँ बात में दम तो है, ठीक है। सो ट्राई टू राइट अ मेन्स आंसर ऑल्सो फॉर दिस। चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों चीज़ों को क्लब करके मैंने आपके साथ चीज़ें सारी शेयर कर दी है। फंडिंग, ऑब्जेक्टिव, एम, इवन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी, और इस आर्टिकल में भी क्या था एडिटोरियल में, और अपार्ट फ्रॉम दैट एडिटोरियल भी आई हैव शेयर्ड मैनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टम्पारा लेक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट को दैट नॉट टू गो अहेड विद इलीगल कंस्ट्रक्शन अराउंड दिस लेक। ये लेक कहाँ है? उड़ीसा में, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स। दिस लेक इज नियर बाय विच लेगून? चिलिका लेगून। यहाँ पर आपको काफ़ी वल्नरेबल स्पीशीज का हैबिटेट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर दोज स्पीशीज, बर्ड्स, फिशेज और काफ़ी और स्पीशीज को ये मतलब इट सपोर्ट, दिस लेक सपोर्ट्स। और ये लेक जो है इट इज़ ऑलरेडी प्लेस्ड इन वेटलैंड एटलस प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2010। थोड़ा सा एनजीटी के बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ से सवाल बन सकता है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, और बाकी 4 और प्लेसेस कौन कौन से हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आती है तो एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक द डिस्पोजल ऑफ दोज अपील्स विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। और कॉम्पोजिशन ऐसा है कि चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। 5 साल के लिए दे होल्ड द ऑफिस और रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल नहीं है। जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
A selection committee shall be formed by the central government. वो कमेटी क्या करेगी? It is to appoint the other judicial members and expert members. At least 10 और maximum 20 full time judicial members और expert members होने चाहिए in the tribunal. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके प्रीलिम्स में, यहाँ से कहीं से भी स्टेटमेंट बन सकती है, तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को याद कर लें. ठीक है, आगे चलते हैं. अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स. A team of scientists in China recently found microplastics in human heart for the first time. क्या होते हैं माइक्रोप्लास्टिक? सबसे पहले तो यही सवाल बनना चाहिए, आपके मन में भी यही सवाल आना चाहिए कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है, क्यों इनको माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं, कैसे ये मैक्रोप्लास्टिक से डिफरेंट हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल नाउ. अच्छा, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. इमेजिन यू हैव दैट प्लास्टिक टॉय होता है, बचपन में भी हम बहुत खेलते थे. सो think about like sometimes plastic things can break into the smaller pieces. वो बहुत छोटे, मतलब these are really small pieces of plastic. They are called microplastic. मतलब they are like the little crumbs that come from a big piece of bread. ऐसे लगा लो. Microplastics are not made to be small from the beginning. They happen when big plastic things जैसे water bottles हो गया, plastic bags हो गए, they start to break down into tiny pieces over time. Sun, water, wind, any because of any reason. So जैसे and some things we use every day जैसे cosmetics, cleaning products, उसके अंदर भी you will see tiny bits of plastic. So when we use these things, these tiny plastics go into the environment. अब how they are different from the big plastic सबको ही पता है. ऑब्वियसली बिग वो मैक्रो प्लास्टिक है, तभी तो वो डेफिनेशन है. बॉटल्स, बैग्स, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, दे आर मैक्रो प्लास्टिक, राइट? माइक्रो प्लास्टिक दे आर दोस टाइनी बिट्स. मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो यूरोपियन केमिकल एजेंसी डिफाइन करती है माइक्रो प्लास्टिक को लेस देन 5 mm इन लेंथ, इतने छोटे. तो दीज आर टाइनी बिट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक फाउंड इन द एनवायरमेंट. They are a result of fragmentation and degradation of larger plastic items as well as direct release of these tiny plastic particles, right? So there is no universal agreement on the size that fits this bill, but मैं वैसे आपको बता रही हूँ यूरोपियन केमिकल एजेंसी डिफाइन कैसे करती है, जिनका साइज 5 mm हो इन लेंथ. माइक्रोप्लास्टिक के टाइप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, प्राइमरी मतलब these are the tiny particles designed for commercial use. जैसे आपके क्लोथिंग्स में, टेक्सटाइल्स में, कॉस्मेटिक्स में माइक्रोफाइबर्स होते हैं. माइक्रोफाइबर शेड फ्रॉम क्लोथिंग, राइट? सो सच एज फिशिंग नेट से आप देख लो, माइक्रोफाइबर्स होते हैं. वो फिर अगर मैराइन एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो कितने दे आर हैजार्डस टू द एनवायरनमेंट. सो दे एंटर द एनवायरनमेंट डायरेक्टली, राइट? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट यूज, unintentional loss from spills during manufacturing or transport, right? तो ये प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक है. सिंपल सी बात बताऊं, सो these are the tiny particles made small on purpose. Just imagine you have that special kind of sand that is actually made from plastic. So people sometimes use these tiny plastic particles in things like makeup or their products, and they enter the environment directly because they are used in products. They fall off from the things like clothes when we wear them, when we wash them. Secondary microplastic, वो pieces that are made from breaking down bigger plastics, जैसे bottles हो गई, right? So when large plastics undergo weathering, तो वहाँ से secondary plastic बनता है, microplastic, breakdown से बनता है, जैसे wind की, wave की, UV radiation from sunlight, वहाँ से. Environment impact, obviously they are not biodegradable. वंस दे आर इन द एनवायरनमेंट, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, वो एक्यूमुलेट करता रहेगा, वो परसिस्ट करेगा. मैराइन ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी इंजेस्टेड बाय मैराइन ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल हो सकता है टू द एक्वेटिक लाइफ, राइट? दे ऑल्सो कैरी टॉक्सिक केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स, जो कि एडिशनल रिस्क डालता है टू द ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोसिस्टम. तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए. देन यू हैव नंदाकिनी रिवर.
The water level of this river recently crossed the danger mark in Nandanagar area in Uttarakhand's Chamoli during the incessant rainfall. अभी क्लाउड बर्स्ट भी हुआ हिमाचल में, राइट? तो ये नंदाकिनी रिवर कहाँ से बह रही है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये अलकनंदा को जाके मर्ज हो जाती है। अलकनंदा को जाके मर्ज हो जाती है रिवर, कहाँ पे? नंद प्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सो ये चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से फ्लो करती है इन द गढ़वाल रीजन, 105 किलोमीटर तक बहती है बिफोर मर्जिंग द अलकनंदा रिवर एट नंद प्रयाग। इट इज सराउंडेड बाय बहुत ही मेजेस्टिक हिमालयन पीक्स, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, ये सब। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओरिजिनेशन क्या है? इट्स ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर्स बिलो नंदगुंती ऑन द नंदा देवी सेंचुरी। रिवर जॉइंस अलकनंदा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इट इज वन ऑफ द 5 मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर इसका एक सिग्निफिकेंस है। इट इज बिलीव टू बी द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु। नंदाकिनी रिवर जो है, द मोस्ट फेमस टेम्पल अलॉन्ग दिस रिवर इज नंद प्रयाग टेम्पल, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और टेम्पल बिलीव किया जाता है इट इज बिल्ड बाय आदि शंकराचार्य, राइट? और वन ऑफ द नोटेबल ट्रिब्यूटरीज इज पिंडार रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी वो ध्यान में रखना। अब जो बैंक्स ऑफ दिस रिवर आर रिच विद वाइल्ड लाइफ। द रीजन इज होम टू प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यूपीएससी ने यहाँ से सवाल पूछा हुआ है वैली ऑफ फ्लावर से, कि कौन से रीजन में पड़ता है, टेम्परेट, ये सारी सवाल मैप में देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। सो आज आप नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क दोनों को मैप में लोकेट करोगे। देखो, अगर करोगे तो ही फायदा है, होमवर्क करोगे तो फायदा है, नहीं तो मैं बोलती रहूँ, आपको कोई मतलब बोल दिया लेक्चर खत्म, बात खत्म, तो फिर बात ही नहीं बनेगी। स्पून फीडिंग भी एक हद तक होती है। जो होमवर्क देते हैं अगर वो करोगे तो वो आप ही के फायदे के लिए। सो मेक श्योर दैट यू, मैंने कोई ज़्यादा ऐसे 1 घंटा नहीं लगेगा आपको, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, राइट? और ये रिवीजन ज़रूर करते रहो साथ साथ चीज़ों की। जैसे आज 16 अगस्त है, तो मेक श्योर कि आपने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सारा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। रिवीजन 15 days रिवीजन, राइट? बाकी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड दिस इज पार्क नोन फॉर इट्स डाइवर्स ecosystem. Valley of Flowers National Park भी, it is vibrant, famous for its alpine flowers that bloom during the monsoon season. काफ़ी आपको यहाँ पर plant species देखने को मिलेंगी that are endangered, right? अगला है bubonic plague. चाइना के नॉर्दर्न रीजन ऑफ इनर मंगोलिया रिसेंटली रिपोर्टेड 2 cases ऑफ bubonic plague. ये जो प्लेग है, it is an infectious disease that is caused by the specific type of bacterium that is called Yersinia pestis. ये जूनोटिक है, एनिमल से ह्यूमंस में आता है। जो पेस्टिस है दे कैन अफेक्ट द ह्यूमंस एंड एनिमल्स विच इज स्प्रेड मेनली बाय फ्लीज। जैसे फ्लीज इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं और फिर वो ह्यूमंस के थ्रू ह्यूमंस में पहुंचाते हैं। इसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, इट ऑल्सो नोन एज ब्लैक डेथ इज वन टाइप ऑफ प्लेग। इट गेट्स इट नेम क्योंकि यहाँ पर स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, दो डिसीज की वजह से होते हैं। इसके अलावा देर आर अदर टाइप्स ऑफ प्लेग ऑल्सो। सेप्टिकेमिक प्लेग दैट हैपन्स व्हेन द इन्फेक्शन गोज ऑल थ्रू द बॉडी, और निमोनिक प्लेग जो लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। बुबोनिक प्लेग के सिम्टम्स बहुत तेज बुखार होगा, चिल्स होंगे, पेन होगा, हेडेक होगा, देयर विल बी स्वॉलन लम्प्स इन द लम्फ नोड्स, राइट। ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने आपको बताया, पेस्टिस इज स्प्रेड मोस्टली बाय फ्लीज ऑन रोडेंट्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स, राइट। तो वहां से इट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ दिस इन्फेक्टेड फ्लीज जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिसीज। एंटीबायोटिक से क्योर किया जा सकता है, इंक्लूड सिप्रोफ्लॉक्सिन, लेफोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। सो अगर ट्रीट नहीं किया देन इट कैन बी फैटल, राइट। तो ये था आज का सेशन और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है अपने एंड पे। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप फीडबैक भी दे सकते हो, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और चीज़ों को बस रिवाइज करते रहो। एक तो रिवीजन कर लेना 1 अगस्त से 15 अगस्त के करंट अफेयर्स की, और दूसरा जो आज होमवर्क दिया है मैप में जाके नेशनल पार्क ज़रूर देख लेना। दैट इज़ इट फॉर टुडे।
This is your mentor Arzu Kakkar signing off. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.